तो हमारा कैसे रहता था कि प्रियांशु हो गया, ये हो गया, और हम ना मतलब स्कूटरी उठा के शादियों पे निकल जाते थे। और ऐसे My name is Jashi Goel. I scored 552 marks in CA intermediate exam. I got 6 exemptions. मेरा एक्सपीरियंस पारस में इस तरह रहा है कि मेरी मान लो 2 फैमिलीज बन गई थी, एक तो घर की फैमिली और एक पारस फैमिली। इनका और पारस की मैनेजमेंट टीम जैसे आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स, मैंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, जैसे अप्रैल के बाद हम मतलब जैसे घर पे चले गए तो फरवरी में जैसे अप्रैल में ऑनलाइन क्लासेस लगाई तो फुल सपोर्ट रहा हमारा। अगले दिन ही आप मान लो कि भी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और बीच में बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ और टाइम टू टाइम लेक्चर्स आए हैं और बहुत सही रहा है मतलब शेड्यूल। आज अभी जैसे हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ओवरऑल भी और सब्जेक्ट वाइज भी। आप लोगों को इस चीज को किस तरह से लेना है कि आप अपने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हो तो वो तैयार रखें और आप लोग उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है इंडिविजुअली और ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव लेने के लिए किस तरह से बैलेंस करना है, ये सवाल आपने पूछने हैं। पहले तो ना जो जिस बच्चे ने मार्क्स लिए हैं अपने पारस के अंदर, जैशिक 552, जैशिक 552, कॉन्ग्रेचुलेशन जैशिक, प्लीज सिट डाउन। जैशिक के जो मार्क्स हैं, अकाउंट्स 88, लॉ 69, कोस्ट 80, टैक्स 62, तो ग्रुप 1 के टोटल हो गए 299। एडवांस 68, ऑडिट 54, EIS 54, FM इको 77, तो ग्रुप 2 के हो गए 253 और टोटल हो गए 552। ठीक है, यस जैशिक। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? माय नेम इज जशी गोयल। आई स्कोर्ड 552 मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट एग्जाम। आई गॉट 6 एग्जाम्पशंस। वाह, बहुत अच्छा। आपका फाउंडेशन में भी क्या सीन था वैसे? फर्स्ट इन पारस, फर्स्ट टॉपर था ये। सी फाउंडेशन में भी पारस में टॉपर रहे हैं। और थोड़ा बता दो, रिवर्स कर दो, कितने मार्क्स थे? आई स्कोर्ड 342 मार्क्स इन पारस एंड आउट ऑफ 400, 18th पोजीशन। वाह, तो ये तो चलो लिमिटेशंस थी पारस की। अब ये आगे जा रहा है CA फाइनल में, तो पारस तो पूरे इंडिया में ही है, तो पूरे इंडिया में हाईएस्ट लेना है इसने आगे। ओके है ना? प्लीज। मेरा एक्सपीरियंस पारस में इस तरह रहा है कि मेरी मान लो 2 फैमिलीज बन गई थी, एक तो घर की फैमिली और एक पारस फैमिली। इनका इतना कंट्रीब्यूट रहा है वाह कि भी जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं सुरेंद्र सर को मतलब तभी कॉल कर लेता था, और कोई भी डाउट हो तो सारी फैकल्टी टीम तभी रेडी रहती है। और फैमिली का सपोर्ट भी पूरा रहा है। और जैसे फैमिली का होता है कि भी टाइम पे खाना देना, मतलब पता चल जाता है फैमिली को कि भी आपका किस टाइम पे, मान लो कि भी मैं टेंशन में, मान लो कोई सिलेबस चल रहा है मैं टेंशन में, तो फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहा है। और पारस फैकल्टी का तो मतलब जैसे हर सब्जेक्ट की जैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब इतना अच्छे से आपको करवाया जाएगा पूरा सिलेबस। और पारस की मैनेजमेंट टीम जैसे आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स, मैंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, जैसे अप्रैल के बाद हम मतलब जैसे घर पे चले गए तो फरवरी में जैसे अप्रैल में ऑनलाइन क्लासेस लगाई तो फुल सपोर्ट रहा हमारा। अगले दिन ही आप मान लो कि भी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और बीच में बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ और टाइम टू टाइम लेक्चर्स आए हैं और बहुत सही रहा है मतलब शेड्यूल। टेस्ट सीरीज जो है ना पारस इंस्टीट्यूट की, वो सबसे ही बेस्ट है। एक भी पेपर मिस ना करना, कोई बाय चांस हो जाए तो अलग बात है, पर एक भी पेपर मिस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज सारी प्रॉपर देनी है। हाँ, यस। आप बहुत ग्रुप करते थे तो आपका टाइम कैसे मैनेज होता था इतने भाई टाइम मैंने जैसे था कि भी 6 घंटे ही नींद थी मेरी तो।
ईआईएस और जैसे ऑडिट के अंदर पॉइंट्स, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उसमें पॉइंट्स अपने को डायरेक्ट लिखने पड़ते हैं, तो मतलब वो आपको आपने कैसे मतलब बिल्कुल टिप्स पे किए थे? सिलेबस जैसे बहुत वाइड होता है तो उसको शॉर्ट में किया था। एक तो सबसे पहला स्टेप था जो, और जो अपने क्वेश्चन बैंक है ईआईएस का, जो क्वेश्चन बैंक है मान लो, तो उसमें सारा सिलेबस की समरी है, और ईआईएस की बुक इतनी मोटी है सारी तो कोई भी नहीं कर पाता, तो क्वेश्चन बैंक किया था ईआईएस का। उसमें पॉइंट्स आपको याद हो गए थे सारे? हाँ नहीं, इन्होंने भी असिस्टेंट रखा था याद करने के लिए। और ऑडिट नहीं, जैसे टेस्ट सीरीज होगी ना, जैसे 2 बार टेस्ट दोगे, जैसे वीकली टेस्ट भी चलती रहते हैं, तो उसमें हो जाएगी तैयारी, ऐसी बात नहीं है। जैसे ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 9 है वाउचर वेरिफिकेशन वाला, उसके अंदर भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, उसमें मतलब अगर एग्जाम में लिख के भी आता है ना, उसके बाद भी बहुत रेयर होता है कि वो मार्क्स दे पाते हैं। कोई ना, चलते रहो, हो जाएगा पास। नहीं देखो, पता है क्या है, इनका जो सवाल है ना ये है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या ईएस है या ऑडिट है, तो इतना सारा मटेरियल तो सारा हो नहीं पाता, तो उन लोगों को क्या चाहिए? मतलब आपने कोई अलग से वर्क किया था इन पॉइंट्स के ऊपर? अलग से अलग वर्क नहीं, जैसे चार्ट वगैरह जैसे आपने एक चैप्टर कर लिया तो उसकी आप समरी बनाओ पहले तो, कि भी इसमें ये पॉइंट है और ये मेन है, और जो क्वेश्चन है जैसे ऑडिट के हर चैप्टर के आगे अपन को क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसको आप अच्छे से मतलब देखोगे भी ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, तो वो चैप्टर का पार्ट वो डिलीट कर दो कि एक पार्ट क्वेश्चन में, तो बार बार आपको रीडिंग ना करनी पड़े। ऐसे कंसाइज होगा सिस्टम, तभी होगा मतलब आगे। मतलब एक तो जो है गौरव सर नोट्स बनवाते हैं ऑडिट वगैरह को ईआईएस के, तो उससे अलग आपने खुद लिख के बनाए हैं उस चीज के? नहीं, नोट्स नहीं बनाए, जो गौरव सर ने बुक जो डिजाइन समरी बनाई है आपने, समराइज किया, वो नोट्स वही कह रहा हूं ना, जो सर ने ऑडिट और ईआईएस की बुक बना रखी है, तो उसी को आप शॉर्ट करो, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, पारस के सिलेबस के बाहर जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। के पॉइंट से पूछ रही हो कि टिप्स पे करने के लिए अलग से तो लिखा ही होगा ना, क्योंकि गौरव सर जो करवाते हैं उसके अंदर यूं तो है नहीं कि हर टॉपिक का अलग अलग पॉइंट बनवा देंगे। मेरा तो देखो, जैसे टेस्ट देते थे वीकली, और उसके बाद टेस्ट सीरीज होती थी, तो उससे मुझे प्रॉपर याद हो गया था। मतलब टेस्ट से याद हुआ? हाँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा मतलब नोट्स वगैरह नहीं बनाए, मैं आपको वैसे ही ऐसे याद किए थे? हाँ, ऐसे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। लास्ट पे आओगे ना, मतलब आपको सारे टिप्स पे हो जाएंगे। शुरू में होता है ना जब सिलेबस, तो आपको लगता है कि भी ये ऐसे, लास्ट पे जाओगे सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार है ना बोथ ग्रुप वालों को इकट्ठा ही कर लूंगा अभी, तो कोई स्टूडेंट कोई जवाब अच्छे से दे पाएगा, कोई स्टूडेंट कोई जवाब अच्छे से दे पाएगा। तो एक बार मैं एक एक करके, जैशिक को तो मैंने बुलाना था, जैशिक से कोई पर्टिकुलर सवाल पूछना, अच्छे मार्क्स आए हैं तो कोई पर्टिकुलर सवाल है तो एक बार इससे पूछ लें, फिर मैं ना बोथ ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स आज अवेलेबल है उनको इकट्ठा सामने खड़े कर दूंगा आपके, तो उसके बाद आपको जो भी सवाल पूछे, जो बच्चा बेस्ट आंसर दे पाएगा आप उससे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है? जो मेरा ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था ना, वो तो हर कोई जवाब दे के चला जाए, बारी बारी मतलब क्या पूछना है मेरे को? हाँ, नहीं वैसे ही कह रहा हूं। अरे नहीं, इससे तो पूछो, अभी मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, कोई दे भी नहीं पाएगा। हाँ, ओवरऑल कह रहा हूँ। उसको क्या हो गया? रुको, क्या हो गया था उसको? चलो शांत शांत शांत। नहीं यहां तो कंटिन्यू करो, यहां तो कंटिन्यू करो। सभी बच्चे थोड़ा सा ना, ये जो भी बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा कंसंट्रेट कर लें सभी, और इन सवालों में से भी कोई भी सवाल निकलता है तो बात करें आप लोग। आप निखिल पूछना चाह रहे हो कुछ? हाँ, देखना। हेलो। हाँ ठीक। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम जैसे सिलेबस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट बीच में कभी हेल्थ इशू आ जाते हैं, सभी के साथ आते हैं, तो हेल्थ इशू जब आए उसके टाइम पे जो सिलेबस हुआ, पहले उस पे फोकस किया या फिर उसको भी डिवाइड कर लिया कि इसी दिन ये करूंगा? नहीं, उसको आप एक बार साइड पे रख लो ना। ऐसे जैसे आप 100% सिलेबस है तो 90% भी करके जा रहे हो तो 70% मार्क्स तो आएंगे ही। वो चीज तो ठीक है, बट वो हो सकता है ना कि वो पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो, तो उस चीज को उसी टाइम करा या फिर उस चीज को डिले कर दिया कि चलो इसको तो मैं कर लूंगा, क्योंकि डिले करने के बाद ऐसा होता है ना लास्ट में हम कर नहीं पाते उस चीज को। नहीं, अगर आप उसी टाइम पे उठा लोगे तो आपके पास चॉइस बर्डन आ जाएगा ना, जैसे जो लेक्चर चल रहे हैं उसका भी बर्डन हो जाएगा और जो मतलब आपके रह गए उसका भी। एक बार आप उसको सब्जेक्ट को थोड़ा सा जल्दी में वो कर लो ना, जो मान लो 3-4 लेक्चर है मान लो, तो उसको एक बार कि भी उस जल्दी कर लिए। हाँ ठीक, ओके। और उसके बाद उस पे अगले पे उतना ही टाइम लगा दिया। मतलब एक बार डिले करना बेटर है। वही सही है, क्योंकि डबल बर्डन ना उसको भी खराब कर देगा और जो कर रहे हो उसको भी खराब कर देगा।
सर जैसे आप अपना होमवर्क कैसे मैनेज करते थे, इतने सारे से क्वेश्चन ट्राई करने के लिए मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि एक दो तो रह ही जाते हैं, चाहे कितना ही हम ट्राई कर ले कि सारे करने की, बट एक दो तो फिर भी रह जाते हैं। मैंने एक्चुअली कोर्स के तो मैं सीधा ही फेयर पे ही करता था सारे, बहुत ग्रुप में काफी चीजें अपनी उससे ही करनी पड़ती हैं। हाँ हाँ, क्योंकि continue। टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है ना। अगर मैं कोर्स पे मान लो कोर्स पे पहले रफ पे करूं और मतलब फेयर पे मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा तो मैं एक EIS को छोड़ दूं और कोर्स के मैं रफ और फेयर में करता रहूं तो मेरी वो गलत बात ही है, मतलब जो भी आप लगा लो। नहीं ठीक बात है, ये सेम बात है ना। एक आशीष अपने लड़का है, हिसाब से टाइम मैनेज कर। आशीष लड़का था, शायद उसका बहुत ग्रुप था या पता नहीं, लेकिन 92 मार्क्स थे कोस्ट में। उसने भी यही बताया था कि मैं सीधा फेयर के अंदर ही कर लेता था। ये आपके ना कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। मैं तो यहाँ से जनरल गाइडलाइंस देता हूँ, आपको फिर अपने आप को असेस करके भी काम करना होता है। ठीक बात है। और टाइम टेबल तो खुद को ही मैनेज करना है। हाँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो। आपने मतलब होमवर्क और जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनको मतलब साइड बाय साइड कैसे मतलब मैनेज किया था, टेस्ट को भी मतलब ना जैसे मैंने जैसे PICC ग्रुप बना है ना, उसमें भी 2-3 बच्चों से बात की, वो कह रहे थे कि भी हम ना लेक्चर लगाते हैं और होमवर्क करते हैं। ये बहुत मतलब मुझे मतलब बात अच्छी नहीं लगी कि भी हम कैसे करते थे कि पहले लेक्चर लगा लिए कि लेक्चर का टाइम डिवाइड कर लिया कि भी 3 बजे तक लेक्चर लगाने हैं तो लगाने हैं, किसी भी हालत में लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद होमवर्क कर लिया। कोस्ट के सारे क्वेश्चन सही आते थे पहली बारी में। हाँ, एक मिनट इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो आंसर सही आते भी हैं और नहीं भी आते और जनरली गलत आते हैं, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे ना तो जैसे कोर्स जैसे शुरू हुआ तो टाइम था, फेयर वाला कंसेप्ट चल रहा था, पर उसके बाद क्या था कि भी जैसे सर ने 5 क्वेश्चन दे दिए तो उसमें से 5 में से ट्राई करके देख लिया, जहां तक क्वेश्चन हो गया उसको वहां पे छोड़ दिया था। फिर मैंने 5 में से जैसे 4 तो ठीक आ जाते थे मेरे, फिर दिमाग वाले थे। हाँ, बड़े लोग। यस, और कोई? सर। हाँ जी मिस्टर जयशीख। हाँ, ये क्या बात है। PS5 PS5 यस। हाँ, आपने मतलब क्वेश्चन में ज्यादा फोकस किया था या फिर जो यूनिट्स है उस पे ज्यादा फोकस किया था? लोगों का स्टडी मटेरियल पढ़ा था, सर वाले नहीं पढ़ना। पहले तो सर वाले ही पढ़े थे, उसके बाद SM उठाया था बस। जैसे सर कहते होते हैं ना कि भी एक बुक को दोबारा से मतलब नहीं पढ़ा जाता, तो एक हिसाब से नई बुक उठाने के लिए SM उठाया था। मतलब कितनी बार आपने यूनिट्स की रिवीजन कर ली होगी? 3 बार। 2 से 3 बार। 3 बार। एक बार तो जब आप सर पढ़ाते हैं तब, एक बार टेस्ट पे और एक UTFT। आपने लो और अदर सब्जेक्ट्स की रिवीजन कैसे की थी? जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन कैसे की थी? रिटर्न प्रैक्टिस। हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस का बताओ थोड़ा सा यार। रिटर्न प्रैक्टिस जैसे एक सेक्शन देख लिया तो उसके सब पॉइंट्स लिख लिए, मान लो कि भी समरी कर ली उसकी। जैसे सेक्शन है मान लो 5-6 लाइंस का है तो उसको 3-4 वर्ड्स में कंसाइज कर लिया कि भी अगर ये की पॉइंट आ जाते हैं तो मेरा क्वेश्चन सही बन जाता है। रिवीजन से रिलेटेड ही है मेरा डाउट कि जैसे अब हमारा आगे सिलेबस चलता जा रहा है, जो पीछे एक ऑडिट और लॉ खत्म होकर साइड में पड़ी है, उसके टेस्ट भी मतलब खत्म हो चुके हैं एक बार, तो वो टच से टूट चुका है, 2 या 3 महीने हो चुके हैं उन बात को, तो फिर उसको दोबारा उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बार के लिए। नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही था भाई। ऑडिट भी हमारी शुरू में खत्म हो गई थी और लॉ भी। वो तो जब आप लास्ट में UTFT होंगे तब आपका सारा कवर हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट लेवल पे अच्छे से किया हुआ है। ये यूं पूछ रहे हैं कि अब बीच में रिवीजन करें क्या? नहीं, बीच में रिवीजन की जरूरत नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता बीच में रिवीजन का। जैसे being a both group student, we have to manage 8 subjects और सिंगल में 4 subjects। तो आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि आपका कोई सब्जेक्ट निगलेक्ट हो रहा है? क्योंकि मेनली थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि उनको ज़्यादा टाइम मिल पाता है कि अगर हम सिंगल में होते तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाते, उसको ज़्यादा टाइम दे पाते, और कहीं ऐसा कि हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी स्टडी से। मेन तो ना ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट के साथ होगा, प्रैक्टिकल के साथ नहीं हो रहा होगा आपको। मेन आपको थ्योरी सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, जैसे EIS SM हो गया और ऑडिट हो गया, इसमें आपको लग रहा होगा। पर आपको ना बस छोड़ना नहीं है, जिद पकड़ लेनी है कि भी सब्जेक्ट स्टार्ट किए तो खत्म करना है और उसकी रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने और दोबारा से उसको टेस्ट सीरीज में रिवाइज करना है। आपका कवर हो जाएगा, चिंता मत करो।
नहीं, मेनली थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये प्रॉब्लम है, रिटेंशन प्रॉब्लम रहती है, एक बार रीड करने पे तो रिटेन नहीं होता। आएगी दिक्कत, मतलब ऐसे तो किसी का माइंड कंप्यूटर तो होता नहीं, तो 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने आप की पॉइंट से मार्क्स मिलेंगे, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपको अपनी लैंग्वेज याद करनी है। आप अगर 3 बार कर लोगे ना उसको, मान लो 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो आपको उसके की पॉइंट्स याद हो जाएंगे और की पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे। वन मोर थिंग, जैसे कि सर ने बाइफिकेशन किया हुआ है लाइफ का इंटू 90% एंड 10%, तो क्या आपने बोथ ग्रुप के साथ में वो 90% लाइफ को भी मतलब जिंदा रखा, या आपको थोड़ी 90-10 की थी, 50-50 का था कि भी जैसे बीच बीच में संडेज आ गए, हम जैसे वीडियो कॉल भी कर लेते थे दोस्त आपस में जैसे, और मतलब हंसना मजाक मतलब चलता रहता था। जैसे संडे को क्या होता था, मैं जैसे ऑनलाइन था तो दोस्तों के साथ संडे को निकल जाया करता था, और बीच बीच में डेली जैसे 2 घंटे मान लो आपने निकाल लिए किसी काम के लिए, और विवेक सर शायद बताते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने विवेक सर से मतलब टाइम टेबल अपना मतलब करवाया था। स्टार्टिंग में आपको बर्डन नहीं आएगा, तो हमारा कैसे रहता था कि प्रियांशु हो गया, ये हो गया, और हम ना मतलब स्कूटरी उठा के शादियों पे निकल जाते थे, और ऐसे मतलब सही है, शुरू में तो चलेगा, बाद में थोड़ा स्ट्रेस आएगा, कोई ना 50-50 सही मैनेज है। जैसे मतलब ना हमारे जो टेस्ट है जैसे बोथ ग्रुप के, मतलब 1 वीक में जैसे 3 या 4 टेस्ट होते हैं, तो मतलब उसको आपने मतलब होमवर्क के साथ कैसे मतलब उसको मैनेज किया, और मतलब कैसे अच्छे से परफॉर्म वगैरह किया था उसमें? बस मैं कह तो रहा हूँ, शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना आपको। आपने कह दिया कि 3-4 टेस्ट आपने कैसे मैनेज किए, अब आप मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, फॉलो करोगे? नहीं, फिर भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ना फिर हमें। नहीं मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मतलब होगा। टाइम मैनेज का हिसाब है ना, कि जैसे कभी मुझे लगा कि मेरा मतलब होमवर्क का बर्डन ज्यादा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा होमवर्क छोड़ देता था, और थोड़ा सा टेस्ट का, जैसे टेस्ट 100% है मान लो, तो उसका आपने 80% तैयारी कर ली और 80% होमवर्क कर लिया। टाइम तो मैनेज आपको ही करना है ना, टाइम मैनेज नहीं करने आएगा आपका कोई, मतलब आपको डेली आपके साथ नहीं डिफिकल्टीज आएंगी मान लो, तो रोज थोड़ा ना आप मतलब किसी को भी फोन मार रहे हो कि आज मेरा टेस्ट है, मैं आज कैसे करूं, आपको ही मैनेज करना है ना। ये वही कह रहे हैं कि किसी की थ्योरी स्ट्रांग होती है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो प्रायोरिटीज फिक्स करके फिर टाइम टेबल इंडिविजुअली सेट करना पड़ेगा। एक मोटी मोटी बात ये हो सकती है कि सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, ये हो सकता है बस थोड़ा सा, बाकी प्रायोरिटीज आपकी खुद की होती है, उसी को आपको इस 24 उसमें डालना होता है। ठीक है, चलो।